तो कभी सोचा है कि किसी देश का जो सबसे बड़ा कानून होता है, मतलब उसका संविधान, उसे आखिर बदला कैसे जाता है? आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 को ही समझने वाले हैं, जो इसी पूरी प्रक्रिया का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है। इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए संविधान किसी भी देश के लिए एक रूल बुक की तरह है। अब जाहिर है इस रूल बुक के नियमों को बदलना कोई आसान काम तो होगा नहीं। इसे जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है और ये सब कुछ एक ही बहुत जरूरी अनुच्छेद पर आकर टिकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये अनुच्छेद 368 है क्या। फिर वो दो रास्ते देखेंगे जिनसे कोई संशोधन हो सकता है। इसके बाद उस ऐतिहासिक पावर स्ट्रगल की बात करेंगे जो इसके चलते पैदा हुआ। और आखिर में ये देखेंगे कि आज के समय में संविधान के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए तो सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये अनुच्छेद 368 है क्या और इसमें इतनी शक्ति क्यों है? तो देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये अनुच्छेद हमारी संसद को संविधान में बदलाव करने की ताकत देता है। लेकिन ये कोई ब्लैंक शेक नहीं है। ये अनुच्छेद ये भी तय करता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, मतलब इसके नियम और कायदे क्या होंगे, ताकि पूरी प्रक्रिया में एक संतुलन बना रहे। तो सवाल ये है कि ये प्रक्रिया असल में दिखती कैसी है। चलिए एक टिपिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 3 मेन स्टेप्स में बंटी हुई है। सबसे पहले बिल को संसद के किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, पेश किया जाता है। इसके बाद उसे पास किया जाता है और आखिर में राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। ज्यादातर जो संवैधानिक बदलाव होते हैं वो इसी 3 स्टेप प्रोसेस से गुजरते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक शब्द है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो है विशेष बहुमत। यही इस पूरे प्रोसेस की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी शर्त है। और यहाँ पर इसका अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक होता है साधारण बहुमत, जहाँ बस जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50% से ज्यादा वोट काफी होता है। लेकिन विशेष बहुमत के लिए 2 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए, और दूसरी, जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसी वजह से ये प्रक्रिया इतनी मजबूत बन जाती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां संसद का ये विशेष बहुमत भी काफी नहीं होता। एक और बहुत बड़ी बाधा है जिसे पार करना पड़ता है। तो सोचिए, तब क्या होता है जब कोई संशोधन देश के फेडरल स्ट्रक्चर को, मतलब केंद्रों और राज्यों के बीच की पावर शेयरिंग को प्रभावित करता है। ऐसे बदलावों के लिए जो भारत के संघीय ढांचे पर असर डालते हैं, हमारे रूल बुक में एक और बहुत बड़ी शर्त रखी गई है। अगर कोई भी संशोधन इन खास संघीय मामलों से जुड़ा हो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो या केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, तो प्रक्रिया में एक और स्टेप जुड़ जाता है। और वो क्रूशियल पॉइंट ये है कि ऐसे संशोधन को राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले उसे भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पास करवाना जरूरी होता है। सोचिए, ये कितना बड़ा हर्डल है। अब देखिए, ये पूरी प्रक्रिया हमेशा इतनी सीधी नहीं रही है। असल में इसकी वजह से संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिला है। सालों तक एक बहुत बड़ा सवाल हवा में था, क्या संसद की संविधान बदलने की शक्ति लिमिटलेस है, मतलब असीमित है? संसद ने इसका जवाब खुद देने की कोशिश की, एक बहुत ही बोल्ड डिक्लेरेशन के साथ। ये जो टाइमलाइन है ये उस खिंचतान की पूरी कहानी बताती है। 1971 में संसद ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया। फिर 1976 में ये कह दिया कि उसके किए गए किसी भी संशोधन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन 1980 में मिनोवा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ था। संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो इस शक्ति का इस्तेमाल संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए नहीं कर सकती। और कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू यानी कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति इसी बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जिसे संसद छीन नहीं सकती। तो इस पूरी जटिल लेकिन बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया से हम आखिर सीखते क्या हैं? अनुच्छेद 368 सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये असल में हमारे संविधान के विकास का एक ब्लूप्रिंट है।
ये बदलाव की ज़रूरत और स्थिरता की ज़रूरत के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। तो एक तरफ है एक कठोर नियम पुस्तिका और दूसरी तरफ है एक लचीला गाइड। किसी भी देश के सबसे बुनियादी कानून के लिए इन दोनों के बीच सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए, ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जिंदा है।